तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट से। सबसे पहले बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी पर्टिकुलर डेट को, किसी पर्टिकुलर डेट को उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर। फाइनेंशियल पोजीशन किस चीज से शो होती है? उसकी एसेट से। और एसेट्स, एसेट्स किस चीज के कंपोजिशन से बनती है? जो हमारे इसमें बिजनेस में जो एसेट्स होती है, अगर हम बात करें एसेट्स, एसेट्स दो चीजों के कंपोजिशन से बनती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इन दोनों को मिलाकर उसकी एसेट्स बनती है। जैसे कि आपने 11th में जो बैलेंस शीट बनाते थे, या पार्टनरशिप में जो बैलेंस शीट बनाई थी, वो भी ऐसे ही बनाई थी। एक साइड हम शो करते थे हमारी एसेट्स को, और एक साइड शो करते थे हमारी लायबिलिटीज और कैपिटल को। तो यहाँ पर जो एसेट्स होती हैं, एसेट्स एसेट्स दो चीजों के कंपोजिशन से बनती है, कैपिटल और लायबिलिटीज। तो इन तीनों के बेस पर ही बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है, खराब है, ठीक ठीक है, बहुत अच्छी है, हम उस चीज को जज कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो किसी पर्टिकुलर डेट को उस कंपनी की सभी एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज के बैलेंस को शो करती है। एक चीज बहुत ध्यान दें कि बैलेंस शीट आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन सम स्पेसिफिक डेट। किसी एक डेट को बैलेंस शीट बनाई जाती है। अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल इज प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड। ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाई जाती है, और बैलेंस शीट स्पेसिफिक डेट को बनाई जाती है। ये किसी पर्टिकुलर डेट के डाटा को दिखाती है, और जो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल है ये एक साल के, मतलब एक पीरियड के डाटा को दिखाती है। तो इसमें जो बैलेंस शीट है मैंने बताई थी, इसमें हमारे दो पार्ट्स में, सबसे पहले ओवरऑल दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसको पार्ट 1 दिया गया है, इसको पार्ट 2 बनाएंगे कैसे बैलेंस शीट? या तो हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं जैसा कि आप पहले बनाते थे, मींस हम उसके राइट साइड एसेट्स को लिखते थे, लेफ्ट साइड लायबिलिटी को कैपिटल को लिखते थे। लेकिन अभी हमने उसको क्या किया? वर्टिकल कर दिया। वर्टिकल मींस लायबिलिटी और वो तो वही है, एसेट्स को राइट साइड की जगह पे नीचे। एक ये चेंज आया है, और कोई चेंज। दूसरा चेंज आया है कंपनीज की बैलेंस शीट में, कि आप पहले पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही साल के कंटेंट्स दिखाते थे, लेकिन अब आप कंटेंट दिखा रहे हो 2 साल। करंट ईयर की वैल्यूज के साथ साथ आप पिछले साल की वैल्यूज को भी शो कर, मतलब 2 सालों की दिखा रहे हो बैलेंस शीट एक साथ। ये चेंज आया है। अब हम बात करते हैं कंटेंट्स की। सबसे पहले तो मेन चीज यही पता होनी चाहिए थी कि बैलेंस शीट के हमारे दो पार्ट है, एक साइड तो इक्विटी, और अब कैपिटल, कैपिटल इज आल्सो नोन एज इक्विटी। इक्विटी को भी हम कैपिटल इक्विटी एक ही चीज होती है। तो मैं सबसे पहले कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं सारे, तो बैलेंस शीट ओवरऑल दो पार्ट्स में डिवाइड है। आज पहले पहले पार्ट की बात करेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, अगर मैं बात करूं इक्विटी और लायबिलिटी की, तो इक्विटी और लायबिलिटी अगेन 4 पार्ट में डिवाइड है। अगेन 4 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन उसका एक पार्ट आपके एग्जाम में इवैल्यूएटेड नहीं है, मींस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में नहीं आएगा, लेकिन थ्योरेटिकली आपसे पूछ सकते हैं कि वो इसमें आएगा या नहीं आएगा। और बाकी बैलेंस शीट की पूरी डिटेल के लिए आप पेज नंबर, अपनी बुक में भी पेज नंबर खोल के बैठ सकते हैं। वो है पेज नंबर हमारा 1.5। तो बैलेंस शीट जो 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड है, वो आपको बता दूं। सबसे पहले जो मेन है वो कौन से हैं? नंबर 1 इक्विटी को दिखाएंगे, वो है आपका शेयर होल्डर्स फंड। नंबर 2 पे आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट।
नंबर 3 पे आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, और नंबर 4 पे आता है आपका लास्ट में करंट लायबिलिटी। बहुत ध्यान से सीखना है बेटा ये, क्योंकि मैं बता रहा हूं अगले चैप्टर में आपको इनके कंटेंट्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप बिल्कुल भी, आपको 1% भी अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर जो है समझ में नहीं आएगा। अगर कोई हमसे पूछे दीज आर द मेन हेड्स, ये क्या है हमारे मेन हेड्स, किस साइड के, इक्विटी और लायबिलिटी साइड के। इक्विटी और लायबिलिटी साइड के मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। अब इसमें मैं बात करूं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर आपसे ये पूछ ले कि इक्विटी और लायबिलिटी में कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं उसके लिए याद करना है, अदरवाइज इसको फर्दरली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हमारे सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, ट्रीटमेंट हमें नहीं सीखना। सेकंड वाले का एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, ये कौन सा होता है भाई, एप्लीकेशन आ गई लेकिन हमने उसको शेयर अलॉट नहीं किया, लेकिन 31 मार्च आ गया, मतलब 31 मार्च आ चुका है, साल एंड हो गया, लेकिन अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी तो मिली थी लेकिन कंपनी अभी तक उन शेयर को अलॉट नहीं कर पाई है। बाकी इसको यही तक के लिए याद रखना, बाकी इसका हमारा कोई भी काम, फर्दर कोई काम नहीं, सिर्फ याद करने के लिए। तो एक चीज हमारे यहां से हट गई, एक चीज हमारे यहां से हट गई, तो कितने रह गए, फिर रह गए हमारे 3 पॉइंट, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट और करंट। अगर इसको मिलाकर एक चीज बताऊंगा आपको, पहले शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को मिलकर एक चीज बन जाती है, उसको बोलते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हो, कैपिटल इन्वेस्टेड भी। ये वही कैपिटल एम्प्लॉयड है जो हमने गुडविल वाले चैप्टर में सुपर प्रॉफिट के टॉपिक में हमने नॉर्मल प्रॉफिट के लिए यूज किया, कि जो आपके बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, इन्वेस्टमेंट है, वो दो चीजों को मिलाकर बनती है शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड आल्सो नोन एज इक्विटी, शेयर होल्डर फंड को और किस नाम से जान सकते हैं, इक्विटी, और नॉन करंट लायबिलिटी को हम जान सकते हैं एक नाम से जिसको बोलते हैं डेट। ये ध्यान रखना, आगे वाले चैप्टर में बता रहा हूं, ये चैप्टर मैं इस बेस से करा रहा हूं कि आपको आगे वाले चैप्टर में मुश्किल ना आए। तो दोनों को मिला के बन जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड, एक का नाम है इक्विटी, एक का नाम है डेट। और अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, मतलब सारी लायबिलिटीज को मिला दूं, तो इसको और इसको मिलाऊंगा तो मैं इसको बोल सकता हूं टोटल डेट। नॉन करंट लायबिलिटीज को बोला जाता है खाली डेट, और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को जोड़ दे तो बन जाता है टोटल डेट। बाकी नहीं भी अगर ये चीज समझ में आएगी, डाउट रहेगा तो अगले चैप्टर में भी सिखाऊंगा, लेकिन आज भी आप कोशिश करेंगे इसको, कंटेंट तो मैंने सिखाने से। अब आपकी लायबिलिटी में 3 चीजें हैं मेन, शेयर होल्डर फंड मींस इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, ये क्या फर्क है तो दोनों लायबिलिटी। बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोस लायबिलिटीज व्हिच आर मैच्योर्ड, व्हिच आर ड्यू फॉर पेमेंट मोर देन 1 ईयर। एक साल के बाद अगर कोई भी लायबिलिटी आपको पे करनी है, या फिर एक बिजनेस में होता है एक ऑपरेटिंग साइकिल, हर एक बिजनेस में क्या होता है, एक ऑपरेटिंग साइकिल। और ये ऑपरेटिंग साइकिल कौन सा होता है, ऑपरेटिंग साइकिल बिल्कुल सिंपल से सिंपल मैं बताऊं, कंपनी ने पैसा दिया किस चीज के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने। अब पैसा एक बार गया, जिस दिन ये पैसा गया था रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, उस दिन से लेकर अब रॉ मटेरियल आ गया, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको स्टॉक कर दिया, उसके बाद उसे बेच दिया, और बेचने के बाद जिस दिन पैसा मिलेगा, मतलब आपने रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए पैसा दिया से लेकर गुड्स बेचकर पैसा जिस दिन एक्चुअल मिलेगा, इन दोनों के बीच जो भी टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल।
तो अगर या तो 1 साल के बाद पैसे देने हो या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद, अब हो सकता है किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 2 साल का हो, तो 2 साल के बाद अगर कोई पेमेंट होनी है उसे ही नॉन करंट समझे। तो नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब जिसकी पेमेंट या तो 1 साल के बाद होनी है या ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर होनी है, उसे हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। करंट लायबिलिटीज आर दोस लायबिलिटीज व्हिच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। जो ऑपरेटिंग साइकिल और 1 साल के अंदर अंदर अगर ड्यू है पे करने के लिए तो उसे बोलते हैं हम करंट लायबिलिटी। ये तो हमारे इसके थे करंट लायबिलिटी को लेकर, नॉन करंट लायबिलिटी को लेकर। शेयर होल्डर फंड कंसिस्ट करता है किस चीज को? शेयर की कैपिटल को, जो भी हमारे ओनर है उनकी कैपिटल को, और जो भी ओनर्स के अर्निंग्स रिटेन्ड है बिजनेस में, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स, चाहे वो इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट हो या इन दी फॉर्म ऑफ कोई भी रिजर्व, वो भी शेयर होल्डर का ही, मतलब क्या है, शेयर होल्डर फंड मतलब ओनर का ही फंड है, ओनर के पैसे से ही रिलेटेड है। अभी उसको बता रहा हूं मैं एक्सप्लेन करके। अब ये चीज आपको साथ साथ आप चाहो तो कॉपी में नोट भी कर सकते हो, नहीं करते हो तो मैं वीडियो दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके बाद में भी कर सकते हो। फिलहाल ध्यान दो समझने पे। नोट कर पा रहे हो साथ में तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो समझने पे ध्यान पूरा दो। नोट करने के लिए तो वीडियो जो मिलेगी, वीडियो में स्क्रीनशॉट्स कर लेना, या उस वीडियो को चला के पॉज कर करके आप तब भी कर सकते हो। तो अभी समझने पे ज्यादा ध्यान दो, नोट करने पे। तो इसमें हमारे पास ये हो गई डेब्ट और टोटल डेब्ट। अब बारी आती है, मैं लिख रहा हूं इनके कंपोनेंट्स। इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से? कंपोनेंट्स की बात करें तो वैसे तो बुक में देखोगे तो शेयर होल्डर फंड में 3 कंपोनेंट दे रखे हैं आपको, लेकिन ये तीसरा कंपोनेंट काम का नहीं है इसमें। एक तो क्या है, सबसे पहले शेयर कैपिटल, सेकंड है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस, और थर्ड दे रखा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर्स वॉरेंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट को सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है, बाकी इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड है। सिर्फ याद रखने के लिए, अगर कोई पूछ ले कि एक्सप्लेन करो आप शेयर होल्डर फंड को, आप एक्सप्लेन करो शेयर होल्डर फंड को, तो ही आपको दिखाना है, बाकी इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बच गए सिर्फ 2 कंपोनेंट, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें क्या क्या आता है? तो इसके लिए शेयर कैपिटल अगर मैं बात करूं शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल में आप सभी को पता है, शेयर कैपिटल 2 टाइप की होती है वैसे तो। प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर, 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स। और शेयर कैपिटल अगेन डिवाइड होती है ऑथराइज कैपिटल, उसके बाद होती है इशूड कैपिटल, इशूड के बाद होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल अगेन डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड अप। इसके बारे में ज्यादा डिटेल जब हमने किया था चैप्टर इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर के चैप्टर में मैंने बैलेंस शीट सिखाई थी, और उस बैलेंस शीट में इस टॉपिक को डिस्कस किया गया था। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए, आपके पढ़ने के लिए, आप नेक्स्ट पेज जो है, पेज नंबर बुक का 1.6, जो आपका पेज नंबर है, इसके लिए 1.6 पेज पे आप इसकी डिटेल से पढ़ सकते हैं। इस पे आपको गिवन है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आती है, शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब, और ये देख सकते हो। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं इससे रिलेटेड, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहो तो आप इस चैप्टर में कर सकते हो, इस चैप्टर में नहीं किए तो हमने उन क्वेश्चंस को, जो हमारा चैप्टर था शेयर वाला, वहां पर भी हमने कर रखा है। और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए आपका पेज नंबर आ रहा है 1.11। मैं साथ साथ पेज नंबर मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको बाद में देखना भी पड़े बुक से रेफरेंस के लिए, तो आप उसको देख सको। 1.11 पे रिजर्व एंड सरप्लस आगे। रिजर्व मींस अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड अदर सरप्लसेस व्हिच आर नॉट अनमार्क्ड इन एनी वे ऑफ टू मेट एनी पर्टिकुलर लायबिलिटी। तो रिजर्व एंड सरप्लस आगे हमारे पास, इसमें दे रखे हैं कुछ एग्जांपल्स। 1.12 पेज पर कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व,
रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व, या सरप्लस इन बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। मतलब आपकी स्टेटमेंट ऑफ P&L में अगर बैलेंस प्रॉफिट बचा हुआ है तो उसको बोलते हैं सरप्लस इन बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। हमारे उसका सरप्लस मतलब हमारा प्रॉफिट। इसके बाद हमारे पास ये शेयर होल्डर फंड दो ही पार्ट में डिवाइड है जो हमें सीखना है। शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड आगे कोई भी चीज नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को यहीं तक कोई डाउट है शेयर होल्डर फंड में तो दैट प्लीज आस्क। सर रिडम्पशन का क्या मतलब होता है? किस चीज का बेटा? रिडम्पशन? यस सर। बेटे रिडम्पशन का मतलब होता है जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर्स मींस एक्नॉलेजिंग डेब्ट, एक डॉक्यूमेंट जो हमारा डेब्ट होते हैं, हमने किसी से पैसे बोरो कर रखे हैं, ठीक है, डिबेंचर्स के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस डिबेंचर को, डिबेंचर होल्डर जो होता है उसको पैसे वापस करने होते हैं। जो भी उसको पैसे वापस करने हैं हमें, उसको ही हम रिडम्पशन बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की रिडम्पशन। अब आपके बाद फिर आ गया पेज नंबर लायबिलिटीज के लिए। लायबिलिटीज जो है इन दोनों को मेनली तो हमारे लिए क्या आएंगी? लायबिलिटीज। ये आपकी पेज नंबर एक्सप्लेन कर रखी है 1.15 पे। सबसे पहले लायबिलिटीज में बताया कि लायबिलिटीज होती क्या है। लायबिलिटीज मतलब कोई भी अमाउंट ड्यू है किसी आउटसाइडर का। सबसे शॉर्टकट में सबसे इजी है, अगर कोई भी पैसा ड्यू है किसी आउटसाइडर का, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। और वो पैसा ड्यू हो जाएगा विद इन 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल, तो वो करंट है, करंट लायबिलिटी में कहेंगे उसको। और अगर वो पैसा ड्यू होगा 1 साल के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर, तो उसे हम कह देंगे नॉन करंट। तो आप 1.15 पेज पे देख सकते हैं, लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड आर शोन एज नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। द टर्म करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी को डिफाइन कर दिया इसने कि करंट लायबिलिटी है एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में हो रहा है, ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, ये 12 महीने के अंदर में हो रहा है। हेड प्रीलिमिनरी प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, और ये ट्रेडेड से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज कर लिए, क्रेडिटर्स हैं या हमारे बिल्स पेबल हैं, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रह गया, उनको हम इसमें काउंट करते हैं। तो इसके बाद इसने ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में भी 1.16 पेज पर बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, और ये सारी चीजें दे रखी है। और उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी आपको इसी चीज के ऊपर है कि आप कब मानोगे उसको कि वो करंट है और कब मानोगे वो नॉन करंट है। तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल देखना है, 12 महीने देखने की, कोई भी लायबिलिटी पे करनी है 10 महीनों में, 9 महीने में, 11 महीने में, वो तो है ही करंट क्योंकि वो विद इन 1 ईयर है। लेकिन अगर वो 15 मंथ में पेबल होनी है, पैसे देने हैं, तो आप ये देखो क्या ऑपरेटिंग साइकिल 15 से ज्यादा महीने का है, अगर है तो उसको भी हम करंट लायबिलिटी ही कहेंगे। इसके बाद हमारे पास करंट लायबिलिटी से रिलेटेड तो यही चीज थी। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे जो पार्ट्स है ये अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड। अगर नॉन करंट लायबिलिटी की मैं अगर बात करूं तो ये नॉन करंट लायबिलिटी आपकी पेज नंबर 1.18 पेज पे है, और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस चीज में? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, नंबर 2 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, आपके सिलेबस में एक्सक्लूड है, नाम नाम के लिए याद रखना है। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, और नंबर 3 पे है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। मतलब सीखने के लिए आपको 3 नाम सीखने हैं, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में क्या आता है? 3 ही है, डिवेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट। डिवेंचर्स, बैंक लोन और पब्लिक डिपॉजिट जो आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म बोरोविंग में। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आई। अब इसके लिए भी आपको सारी चीज दे रखी है, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म्स लोन, पब्लिक डिपॉजिट, अदर लोन्स एंड एडवांस आपकी नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोरोविंग में है। फिर करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट की करंट मैच्योरिटी है वो आपकी करंट लायबिलिटी में जाएगी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको नहीं करनी है, सिलेबस से एक्सक्लूड है। उसके बाद इसमें अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दे रखा है जैसे कि लाइक ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल है कौन से?
लेकिन वो वैसे तो ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होती है, लेकिन अगर आपके ट्रेड पेबल्स की पेमेंट 1 साल के बाद होनी है, मतलब आपकी वो करंट लायबिलिटी नहीं बनेगी, फिर नॉन करंट आ जाएगी। या कोई अदर ऐसी कोई लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद पेमेंट होनी है लेकिन है वो करंट लायबिलिटी की तरह, तो उसको हम अदर नॉन करंट लायबिलिटी में काउंट करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दे रखे हैं। प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड टू मेट फ्यूचर लायबिलिटी, द अमाउंट ऑफ व्हिच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेट एक्यूरेसी। ये 11th क्लास में चैप्टर करवाया था आपको, डेप्रिसिएशन से अगला चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व। उसके बाद करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के भी हमारे 4 पार्ट है, सेम नाम है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग की जगह शॉर्ट टर्म बोरोविंग, अदर नॉन करंट लायबिलिटी की जगह अदर करंट लायबिलिटी, और एक हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोविजन की जगह पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मतलब शॉर्ट टर्म बोरोविंग, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और एक और आ गया, वो है ट्रेड पेबल। एक और अलग से नाम आएगा, वो कौन सा होगा? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में 2 चीजें आ गई, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये इसमें आ गई। इसके बारे में डिटेल चाहिए तो करंट लायबिलिटी के बारे में दे रखा है 1.21 पेज, आप इसे भी पढ़ सकते हो। सारी चीजें डिटेल से दे रखी हैं कि कैसे कैसे आएंगी, शॉर्ट टर्म बोरोविंग क्या होती है, और अदर करंट लायबिलिटी कौन सी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है हमारे, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। अब इसके बाद आपकी जो इसमें मेन क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं, मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 तो मैंने बताया था किस पर बेस थी, वो थी हमारी ऑपरेटिंग साइकिल पर बेस। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 इस चैप्टर के हमें इलस्ट्रेशन ही करनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या आ गया हमारा, स्टेट द मेजर हेड्स अंडर द इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी और लायबिलिटी के मेजर हेड मैंने लिखवाए थे शुरू में 4। उसके बाद क्लासिफाइड शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड को क्लासिफाइड करो, या फिर आप नॉन करंट लायबिलिटी को क्लासिफाइड करो, करंट लायबिलिटी को क्लासिफाइड करो, या हेड्स और सब हेड्स के ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, और ये चलेंगे आपके डायरेक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक। मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 12, इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 12 है जो, वो कंप्लीटली किस पर बेस्ड है, वो कंप्लीटली बेस्ड है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी। आधा पोर्शन हो गया हमारे इस चैप्टर में। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। फिर इसका हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है एसेट्स। एसेट्स 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड। अगर हम बात करेंगे एसेट्स की, तो आपका एसेट्स का जो पार्ट है, अगर मेन हेड की बात करें तो पहला हेड तो आपका उसमें क्या है हमारा, नॉन करंट एसेट्स, और सेकंड की बात करूं तो मैं वो है आपका करंट एसेट्स। तो मेन हेड की अगर हम बात करें तो एसेट्स 2 ही पार्ट में क्लासिफाइड होती है आपकी, मेन हेड और मेन मतलब नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब एसेट्स से रिलेटेड अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आपकी एसेट स्टार्ट हो रही है 1.27 पेज, बुक के पेज नंबर 1.27 से। अब इसमें सेम सबसे पहले तो यही चीज है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे बताएंगे हम, करंट कब मानेंगे एसेट्स को, नॉन करंट कब मानेंगे। एक तो रीजन है कि करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टिंग इनटू कैश, व्हिच आर कन्वर्टिंग इनटू कैश विद इन 1 ईयर, या तो 1 साल के अंदर में, या फिर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, या तो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल में, या 1 साल में कोई भी एसेट्स अगर हमारी कन्वर्ट हो रही है किस चीज में, कैश में, तो उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। ऑपरेटिंग साइकिल वही रहेगा जो पहले सिखाया था, जो एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो रही है या तो 1 साल में या फिर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, वो करंट है, और उससे बाहर जो है उसको नॉन करंट बोलते हैं। और वैसे नॉन करंट एसेट्स में बेसिकली फिक्स एसेट्स भी आती हैं, ऐसी एसेट जिनको बेचने के लिए खरीदा ही नहीं गया। फिक्स एसेट्स होती हैं ऐसी एसेट्स हैं जिनको बेचने के लिए हमने खरीदा ही नहीं है। अब इसमें दे रखा है हमारे को
कि जो नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स 5 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर रखी हैं। पहला पार्ट दे रखा है इसमें हमारे को पेज नंबर 1.29 पे। फर्स्ट पार्ट दे रखा है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स भी अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। उसके बाद दे रखा है नॉन इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद दे रखा है हमारे को तीसरा डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स आपकी आएगी नहीं, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, करना नहीं है, सिर्फ याद करना है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि लोन्स एंड एडवांस, बोला एडवांस और लोन, लोन वर्ड कैसे एसेट्स में आ गया, तो उसको भी आपको क्लियर करेंगे। अदर नॉन करंट एसेट्स, तो मैंने इसमें एक नाम नहीं लिखा है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स जो है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो आपकी आएगी नहीं। फिक्स एसेट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। आप जानते हो टेंजिबल कौन सी है, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, वो टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती हैं। इनटेंजिबल में चार होती है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, क्या कहते हैं पेटेंट, और आपका फोर्थ बच गया कॉपीराइट, गुडविल, फोर्थ बच गया गुडविल। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है। लोन्स एंड एडवांस, बेटे जब लोन के साथ एक वर्ड जुड़ जाए एडवांस, इसका मतलब कंपनी ने किसी को लोन दे रखा है। खाली लोन वर्ड हो, लोन ले रखा है, लायबिलिटी होती है, लोन के साथ वर्ड आ जाए एडवांस, मतलब कंपनी ने किसी को लोन दे रखा है और उसकी मैच्योरिटी लोन दे रखा है 1 साल के बाद की है, तो वो नॉन करंट एसेट्स है, और उसकी मैच्योरिटी अगर कम टाइम की होगी तो वो करंट एसेट्स है। अदर नॉन करंट एसेट जो है इसमें आ जाती है हमारी अदर नॉन करंट एसेट्स में, मतलब कोई ऐसी एसेट्स है जिसको किसी भी कैटेगरी में क्लासिफाइड नहीं किया गया, ना तो फिक्स एसेट्स में आई, ना नॉन करंट में आई, ना लॉन्ग टर्म में, तो वो हमारी अदर नॉन करंट एसेट्स में। अगर मैं बात करूं करंट एसेट्स की, तो ये दे रखा है हमारे को पेज नंबर 3.1 पे। इसमें सेम जो है, इसको वैसे तो बुक के हिसाब 6 कैटेगरी में बांटा गया है। करंट इन्वेस्टमेंट सबसे पहले तो आ गई हमारी कौन सी, करंट इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो नोन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमारे पास है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के बाद हमारे पास आता है ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद आ गया हमारे पास नंबर 4 पे आ गया हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, जैसे लॉन्ग टर्म थे, और अदर करंट एसेट्स। तो ये सेम वही शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस और हमारी अदर करंट एसेट्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बेसिकली आ गई हमारे पास करंट एसेट्स से रिलेटेड। ये इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई बैलेंस शीट कि एसेट्स में क्या है, और एसेट्स से रिलेटेड हेड सब हेड की अगर मैं बात करूं, जो आपको मेन चीज सीखनी है, तो इसमें आपके टोटल क्वेश्चंस बन जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से 37 इलस्ट्रेशन। टोटल बैलेंस शीट से रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 37, ये आपकी स्पेशल किस पे रिलेटेड है, बैलेंस शीट से रिलेटेड है, जिसमें उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात की गई है कि किसमें क्या कंपोनेंट आता है और इन चीजों के बारे में। आज के टॉपिक में ये हमारा जो टॉपिक है ये बेटा कल होगा, आज ये हो ही नहीं पाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, क्योंकि टाइमिंग है क्लास का वो लेस देन 3 मिनट्स, लगभग 3 मिनट के लगभग रह गया है। तो आज आपको ये इलस्ट्रेशंस करनी है 1 to 37। न्यूमेरिकल कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ थ्योरेटिकल है, हेड सब हेड के बारे में या इनकी डिटेल्स के बारे में, और इसी से रिलेटेड जो हमारा जो पेपर है वो पेपर में। अब किसी को भी इससे रिलेटेड कोई